SN1 मैकेनिज़्म यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे यूनिमॉलिक्यूलर, आगे मैकेनिज़्म में इसमें समझेंगे। दूसरा पॉइंट, फेवर्ड बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। क्यों फेवर करते हैं आगे समझेंगे। फेवर इन पोलर सॉल्वेंट, अगर हम सॉल्वेंट पोलर इस्तेमाल करेंगे तो SN1 मैकेनिज़्म होगा और कंप्लीट्स इन टू स्टेप्स मैकेनिज़्म है। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर SN1 मैकेनिज़्म। अब इनको वन बाय वन समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम टर्शियरी ब्यूटाइल, दिस इज़ टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, इसका रिएक्शन करते हैं विथ methyl alcohol in water, this is methyl alcohol, और सॉल्वेंट हम वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ओवरऑल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा CH3 CH3, यहाँ पे अब अटैच हो जाएगा OCH3, और बाकी जो निकलेगा तो वो हो जाएगा H और आयोडीन। ये ओवरऑल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में जो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, इट इज़ सबस्ट्रेट, यहाँ से मिथॉक्साइड बनेगा CH3O नेगेटिव। मिथॉक्साइड इज़ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, दिस इज़ द प्रोडक्ट, और जो आयोडाइड निकला तो वो लिविंग ग्रुप। तो ये ओवरऑल रिएक्शन में ये टर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कहते हैं कि टू स्टेप मैकेनिज़्म है, तो इसका मैकेनिज़्म समझते हैं। तो मैकेनिज़्म में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें बनेगा फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, जो हम टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड ले चुके हैं। तो इसमें जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो बॉन्ड आयोडीन की तरफ टूट जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और आयोडाइड इज़ ए लिविंग ग्रुप। तो ये टर्शियरी मिथाइल
कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन यहाँ बना। और ये स्टेप जो है स्लो स्टेप है, क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से ये स्टेप स्लो हो जाएगा। दूसरा जो स्टेप है उसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है attacks on tertiary carbocation, tertiary carbocation। तो उसमें जब उसका अटैक हमें मिलेगा तो पहले हम टर्शरी कार्बोकेटाइन ये बनाते हैं, दिस इज़ द टर्शरी कार्बोकेटाइन। और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ CH3O विद अ नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव पे अप्रोच करके अटैक कर जाएगा और हमें मिल जाएगा CH3 एंड बॉन्ड OCH3 जो मिथॉक्साइड है, तो वो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। और चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन है, तो इस वजह से ये स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप। तो 2 स्टेप में इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें यूनिमॉलिक्यूलर इसको अब हम क्यों कहते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर या SN1 जो लिखा जाता है, तो क्यों लिखा जाता है? रिमेंबर, जो स्लो स्टेप एक रिएक्शन के मैकेनिज़्म में होगा, तो स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उससे ही हम रेट मालूम करते हैं और उसी से ही उसका रेट इक्वेशन बनेगा। तो अगर हम इसका स्लो स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप था, दिस वन। तो इस स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है और वो है टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रेट इक्वेशन हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू K, द रेट कांस्टेंट, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल iodide, sorry, that is tertiary, 3C and I। और उसका जो पावर है वो 1 होगा, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर है। तो एक मॉलिक्यूल रेस स्टेप में मौजूद है, सो कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर और SN1, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। और इसी रेट स्टेप को अगर हम देखेंगे, जो रेट इक्वेशन हमने इससे बनाया, तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज इन द रेट स्टेप, इन द रेट इक्वेशन, द मोलर कंसंट्रेशन पावर इज 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये समझते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो हमने समझ लिया कि रेट स्टेप में एक मॉलिक्यूल है, रेट इक्वेशन में एक मॉलिक्यूल है। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड इसको क्यों फेवर करते हैं ये समझते हैं, और पोलर सॉल्वेंट में ये क्यों होता है, और 2 स्टेप मैकेनिज़्म वो भी हमने समझ लिया कि 2 स्टेप, एक स्टेप में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है
और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करके हमें प्रोडक्ट दे जाता है। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में अब ये क्यों होगा? अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों इस रिएक्शन को फेवर करते हैं? तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो हमने इस्तेमाल किया दैट वाज टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब आयोडीन और कार्बन का जो बॉन्ड है दैट इज पोलर, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और जो न्यूक्लियोफाइल था इसमें वो था CH3O नेगेटिव, दैट वाज द न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन की तरफ आना चाहता है, लेकिन एक ही स्टेप में ये नहीं आएगा, 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो उसके लिए रीज़न एक हुआ स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस एक मॉलिक्यूल अपने शेप या साइज़ की वजह से रिएक्शन को स्लो कर दे या रिएक्शन में तब्दीली ले आए तो वो कहलाता है स्टीरिक हिंड्रेंस। तो अब स्टीरिक हिंड्रेंस टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड में कुछ यूं है कि दिस पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन is surrounded by bulky alkyl groups methyl, methyl। इसी तरह से यहाँ पर भी दूसरा मीथाइल और यहाँ पे मीथाइल। आयोडीन इज नेगेटिव, पॉजिटिव। अब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट इज CH3O नेगेटिव। इसने पहुंचना है पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन तक ताकि बॉन्ड बना पाए, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन को इन बल्कि अल्काइल मिथाइल ग्रुप्स ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है इसका अप्रोच मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से ये जो है इंतज़ार करेगा कि आयोडीन इस साइड से निकल जाए और फिर इसी साइड से अटैक करके आ जाए। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में SN1 मैकेनिज़्म इसलिए होता है, यानी 2 स्टेप में कंप्लीट इसलिए होता है। तो एक हुआ स्टीरिक हिंड्रेंस, दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शरी कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है तो वो बहुत ही धीरे से और इजी तरीके से फर्स्ट स्टेप में वो बन जाता है। ये फर्स्ट स्टेप में आयोडीन निकल जाएगा और टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। दिस इज़ दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब ये स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मिथाइल। और अब आसानी से जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। तो इस वजह से वो न्यूक्लियोफाइल वेट करेगा कि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाए और फिर दूसरे स्टेप में मेरा अटैक होगा। तो अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है और अब जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज़ O नेगेटिव CH3, इसका अटैक अब आसान हो जाएगा। तो वो इजीली अटैक कर पाके हमें मिल जाएगा CH3
this is CH3, CH3 and bonded OCH3। तो ये रीज़न है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों ये रिएक्शन फेवर करते हैं। तो दो रीज़न, स्टीरिक हिंड्रेंस और साथ में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब आते हैं पोलर सॉल्वेंट की तरफ। पोलर सॉल्वेंट ये इसलिए फेवर करता है कि पोलर सॉल्वेंट या प्रोटिक सॉल्वेंट कहीं पे टर्म मिले तो इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो जनरेट ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। अगर ये प्रोटिक सॉल्वेंट ना होता तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट होने से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब जो मिथाइल अल्कोहल था CH3OH, तो वाटर जो एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका इस्तेमाल करने से मिथाइल अल्कोहल जो है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू अदर्स जो अल्कोहल के एसिड हैं। तो ये अब प्रोटॉन इसको डोनेट करके ये हो जाएगा खुद CH3O नेगेटिव और बन जाएगा H3O हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे अगर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है दूसरों के मुकाबले में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है एक वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और वीक कॉन्जुगेट बेस यानी वीक बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, जो हमने दोनों के डिफरेंस में पढ़ा था। तो इस वजह से प्रोटिक सॉल्वेंट ये फेवर करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बने और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक कर सके। तो ये था SN1 मैकेनिज़्म के SN1 मैकेनिज़्म क्यों कहलाता है, कौन सी कंडीशन में ये होता है।